मिंटू चिंटू, मैंने आपको विभिन्न चरणों में प्रकाश और प्रकाश के परावर्तन के विषय में बतलाया था। आज सबका निचोड़ के रूप में मैं आपको प्रकाश और प्रकाश के परावर्तन के विषय में संपूर्ण विश्लेषण बतलाने जा रहा हूँ। यह संपूर्ण विश्लेषण जो है मैंने आपको विभिन्न चरणों में प्रकाश और प्रकाश के परावर्तन के विषय में जो डिटेल में समझाया था उसका निचोड़ मात्र है, जिससे आपको जो है यह रिवाइज हो जाएगा और जहां आपको कठिनाइयां होगी वहां आप मैंने जो पहले आपको बतलाया था प्रकाश और प्रकाश के परावर्तन के विषय में स्टेप बाय स्टेप विभिन्न चरणों में वो आप अनेक जिस चरण में आपको कठिनाइयां होंगी वो आप देख करके आप पुनः इसे पूर्ण रूपेण समझ सकते हैं। पूर्ण रूपेण क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। तो आइए हम प्रकाश और प्रकाश के परावर्तन के विषय में संपूर्ण विश्लेषण में इसका निचोड़ जानते हैं। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन संपूर्ण व्याख्या यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले प्रकाश क्या है? सबसे पहले प्रकाश क्या है? प्रकाश वह ऊर्जा है जो दीप्तमान वस्तुओं से निकलती है। या किस वस्तुओं से निकलती है? दीप्तमान वस्तुओं से निकलती है। यानी कि दीप्तमान वस्तु वह वस्तु हो गया जिससे प्रकाश का उत्सर्जन होता है तथा किसी वस्तु से टकराकर परावर्तित होकर आंख की रेटिना में पहुंचती है, जिससे वस्तु को देखने की संवेदना उत्पन्न होती है। जब दीप्तमान वस्तुओं से निकलती है तो किसी भी वस्तु से टकराकर वहां से जब परावर्तित होकर आंख की रेटिना में पहुंचती है तब वस्तु को देखने की संवेदना उत्पन्न होती है। तो प्रकाश क्या है समझ गए? अर्थात प्रकाश वह माध्यम है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। यानी कि प्रकाश ही वह माध्यम है जिसके कारण वस्तुएं दृश्यमान बनती है। प्रकाश अगर नहीं रहेगा तो वस्तुएं नहीं दिखेगी। हम छूकर अनुभव कर सकते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देगा। वस्तुओं को दृश्यमान बनाने का माध्यम प्रकाश ही है। अब देखिए मिंटू चिंटू, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगर आप 10th और 12th स्टैंडर्ड के हैं तो आपके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये विद्युत चुंबकीय तरंग है क्या? मैंने आपको पूरा डिटेल से विद्युत चुंबकीय तरंग के विषय में बतलाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप रिवाइज कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। आप विद्युत चुंबकीय तरंग को 1 नंबर लिंक पे जाकर के देखिए और पूरा डिटेल से पूरी सरलता से हमने समझाया है कि विद्युत चुंबकीय तरंग है क्या। अब देखिए, हाँ, यहाँ पे तो मैं संपूर्ण निचोड़ बतला रहा हूं। अब संपूर्ण निचोड़ में अगर मैं हर तथ्य को फिर से बतलाने लगूंगा तो फिर यह वीडियो 3, 4, 5 घंटे की हो जाएंगी। इसीलिए यहाँ पे मैं आपको मिंटू चिंटू सिर्फ और सिर्फ सबका निचोड़ बतलाने जा रहा हूं। अब प्रकाश किरण जिस सरल रेखा पर प्रकाश गमन करता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। यानी कि प्रकाश किरण किसे कहते हैं? वह सरल रेखा जिस पे प्रकाश गमन करता है प्रकाश किरण कहते हैं। किरण पुंज, प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं।
प्रकाश किरणों के जो समूह होता है उसको क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। यानी कि अगर झाड़ू है, हमने झाड़ू देखा है, झाड़ू का एक सीक लेते हैं तो उसे समझ लीजिए प्रकाश किरण है, और झाड़ू का पूरा झाड़ू लेते हैं तो उसमें अनेकों सीख होती है, वो हम समझ लेते हैं प्रकाश किरण पुंज है। अब देखिए, प्रकाश को दृश्य प्रकाश और अदृश्य प्रकाश में विभक्त किया जा सकता है। प्रकाश को जो है दृश्य प्रकाश और अदृश्य प्रकाश के रूप में विभक्त किया जा सकता है। प्रकाश दृश्य है या अदृश्य है? क्यों प्रकाश को दृश्य प्रकाश कहते हैं, क्यों अदृश्य प्रकाश कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बतलाया है। आप जाकर के पुनः इसे देख सकते हैं और आपको पूर्ण रूपेण जानकारी हो जाएगी कि प्रकाश को कैसे दृश्य प्रकाश और अदृश्य प्रकाश के रूप में विभक्त किया जा सकता है। अब आइए प्रकाश के परावर्तन पे। ये प्रकाश का परावर्तन जो है, प्रकाश की किरणों का दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर पहले माध्यम में लौट जाने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि अगर एक माध्यम ये है और ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, ये दूसरा माध्यम का सतह है, अगर प्रकाश किरण आई और टकरा करके पहले ही माध्यम में वापस लौट गई तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। प्रकाश का विवर्तन यानी कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का विवर्तन कहता है कि जब प्रकाश के पथ पर अत्यंत छोटी अपारदर्शी वस्तु आ जाए तब प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय वस्तु के किनारे पर मुड़ के आगे बढ़ जाती है। यानी कि हम तो जानते हैं कि प्रकाश जो है सरल रेखा में गमन करती है, लेकिन जब प्रकाश किरण के पथ पर बहुत ही छोटी कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो प्रकाश की किरण जो है उस अपारदर्शी वस्तु के पास मुड़ करके आगे बढ़ जाती है। इस मुड़ने की प्रक्रिया को ही डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, जिसे प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रकाश परावर्तन का नियम। प्रकाश परावर्तन का नियम। प्रकाश परावर्तन के दो नियम है। प्रकाश परावर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम है। पहला नियम तो हो गया कि आपको आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम हो जाएगा आपको, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश परावर्तन के नियम को मैंने आपको विस्तार से बतलाया है। अगर किसी तरह का इसमें कंफ्यूजन है तो आप पुनः उसे देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। अब आइए गोलीय दर्पण। अब आते हैं हम लोग गोलीय दर्पण। यह जो गोलीय दर्पण है मिंटू चिंटू, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। परावर्तक सतह गोलीय होने का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट मिंटू चिंटू समझ लेते हैं गोल वृत्त। हमें वृत्त नहीं समझना है, हमें फुटबॉल के तरह गोल समझना है, कि वृत्त के तरह गोल नहीं समझना है, हमें फुटबॉल के तरह गोल समझना है। यानी कि यह जो गोलीय दर्पण है उसका जो परावर्तक सतह होता है वह फुटबॉल जैसे गोल आकृति का एक पार्ट होता है।
अगर हम फुटबॉल को बीचों बीच काट दे और एक तरफ जो है चांदी का परत चढ़ा दें यानी कलई कर दें, तो दूसरे तरफ का जो परावर्तक सतह बनेगा उसे ही हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। तो समझ में आ गया मिंटू चिंटू की गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। इसे वृत्त नहीं समझा जाए, इसे फुटबॉल के तरह गोल समझा जाए। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला तो अवतल दर्पण, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर दबा हुआ हो, अवतल दर्पण कहलाता है। यानी कि मान लीजिए फुटबॉल जैसा आकृति कोई दर्पण का है, फुटबॉल भी अंदर से खोखला रहता है। अगर उस दर्पण फुटबॉल जैसा आकृति कोई कांच का टुकड़ा है, उस कांच के टुकड़े को बीचों बीच से हम काट देते हैं, तो कांच का टुकड़ा एक कटोरे के जैसा हो जाता है। अगर इस कटोरे के जैसे कांच के टुकड़े में हम बाहर से अगर कलई कर देते हैं, परत चढ़ा देते हैं, तो ये अंदर का जो भाग होता है वो परावर्तक सतह का काम करने लगता है। तो जिस परावर्तक सतह का कहता है वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर दबा हुआ हो, परावर्तक सतह ये जो अंदर की ओर दबा हुआ है, तो यह परावर्तक सतह जो है अवतल दर्पण का कार्य करेगा, इसे अवतल दर्पण कहेंगे। अब उत्तल दर्पण देखिए, उत्तल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। अब मान लीजिए हमने इस फुटबॉल जैसे कांच के टुकड़े को आधा काट लिया, अब अंदर से हम जो है इसका कलई कर देते हैं यानी कि चांदी का परत चढ़ा देते हैं। अब जो इसका परावर्तक सतह का काम करेगा ये पीछे वाला भाग करेगा। तो अब कहता है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ हो, देखिए ये बाहर की ओर उभरा हुआ है, ये अंदर की ओर पहले धंसा हुआ था, अब बाहर की ओर उभरा हुआ है। तो यह जो बाहर की ओर उभरा हुआ है इसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। अब देखिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को एक और तरीका से समझ सकते हैं। हम लोग प्रायः देखते हैं कि सेठ जी का पेट निकला हुआ रहता है, तो सेठ जी का जो पेट निकला हुआ रहता है वह हो गया आपको उत्तल दर्पण। और हमारे मेहनत मजदूर जो किसान भाई मेहनत मजदूरी करते हैं उसका प्रायः पेट निकला हुआ नहीं रहता है, वो अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है, तो उसे हम लोग अवतल दर्पण समझ सकते हैं। ठीक है, ये आपको एक जानकारी के लिए, एक मेमोराइज के लिए हमने उदाहरण बतलाया। अब देखिए गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ पद हैं। पहला है ध्रुव। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। हमने दर्पण के ये जो पद है, टर्म्स है, इसकी व्याख्या बहुत ही बृहद पैमाने पे मैंने किया है, आप उसे पुनः रिवीजन कर सकते हैं। तो दर्पण का जो मध्य बिंदु हो गया मिंटू चिंटू, वह क्या हो गया, ध्रुव हो गया। यानी कि अगर यह गोलीय दर्पण है तो ये जो मध्य बिंदु है यह ध्रुव हो गया। ध्रुव को P से यानी पोल से डिनोट करते हैं। वक्रता केंद्र यानी कि C, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। हमने बतलाया था गोलीय दर्पण फुटबॉल के साइज का समझना है, फुटबॉल के तरह आकृति को समझना है। तो यह जो फुटबॉल के जैसा आकृति होगा वह जिस गोले का भाग होगा वह फुटबॉल के जैसा आकृति का होगा। तो उस फुटबॉल के जैसे आकृति का बीच में जो सेंटर पॉइंट होगा उसे ही वक्रता केंद्र हम कहते हैं। अब देखिए, मिंटू चिंटू
वक्रता, त्रिज्या। गोलीय दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यानी कि यह गोलीय दर्पण है, यह जो ध्रुव हो जाएगा और यह वक्रता केंद्र हो जाएगा, तो इस बीच की जो दूरी है वो वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। यानी कि इसको हम आर से डिनोट करते हैं, रेडियस। अब हो गया प्रधान अक्ष। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा प्रधान अक्ष कहते हैं। यह वक्रता केंद्र है, यह ध्रुव है, यह जो रेखा मिलाए इस रेखा को क्या कहेंगे? प्रधान अक्ष। अब देखिए मिंटू चिंटू, फोकस यानी कि एफ। फोकस एफ। प्रधान अक्ष के समानांतर कोई भी किरण पुंज जब दर्पण से परावर्तित होती है तब प्रधान अक्ष पर एक विशेष बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, फोकस कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो कोई भी किरण पुंज प्रधान अक्ष के समानांतर, ये दर्पण है, ये प्रधान अक्ष है, इसके समानांतर आएगी कोई भी किरण पुंज और परावर्तित होकर जिस बिंदु से प्रधान अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलेगी उस बिंदु को क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। उस बिंदु को क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। यानी कि प्रधान अक्ष के समानांतर कोई भी किरण होगा वह परावर्तित होकर इसी बिंदु से गुजरेगा। इस बिंदु को क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। हमने डिटेल में पहले ही बतलाया है, आप रिवाइज कर लीजिए। फोकस दूरी ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं सिर्फ सारांश बतलाने जा रहा हूँ। गोलीय दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यानी कि यह गोलीय दर्पण है, यह फोकस है, यह ध्रुव है, इसके बीच का जो दूरी है इसको क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे। बीच की दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे। अब देखिए गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी वस्तु अथवा बिंदु से निकला हुआ किरण पुंज परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है अथवा मिलता हुआ प्रतीत होता है उस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु से निकला हुआ कोई भी किरण पुंज परावर्तित होने के बाद दर्पण से जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है उस बिंदु को क्या कहेंगे? पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहेंगे। प्रतिबिंब जो है दो प्रकार के होते हैं। हमने प्रतिबिंब के विषय में विस्तार से समझाया है, कैसे किरण पुंज आपस में निकलते हैं, परावर्तित होते हैं, एक मिलते हैं और किस तरह से प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब के प्रकार मैंने बतलाया है, आप उसे रिवाइज कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर के पुनः देख सकते हैं, उसका लिंक आपको दिया हुआ रहेगा। अब प्रतिबिंब जो है वो दो प्रकार के हैं मिंटू चिंटू, हमने बतलाया था, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब, यानी रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के विषय में भी हमने विस्तार से आपको बतलाया है और सबको यहाँ पे पुनः बतलाने में जो है कठिनाई होगी और जो है बहुत लंबा समय लग जाएगा। इसीलिए आपको मैंने बतलाया है, आप उसे रिवाइज कर लीजिए। अब देखिए अवतल दर्पण से जो है अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति।
यहाँ हम अवतल दर्पण से बनने वाले वस्तु प्रतिबिंब कैसे बनता है, क्या प्रकृति होती है, क्या स्थिति होती है, बहुत ही विस्तार से हमने आपको पहले बतला दिया है। यहाँ से उसका सारांश बतलाएंगे। अगर आपको पुनः उसे समझना है तो आप जो है आप पुनः उसे रिवाइज कर लीजिए। अवतल दर्पण से बनने वाले वस्तु की प्रतिबिंब की प्रकृति को, तो मिंटू चिंटू अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब का निचोड़ समझते हैं। वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति। जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा या अत्यधिक छोटा बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच जब रहेगा तब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पे रहेगा तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। और जो है और वास्तविक और उल्टा बनेगा। जब प्रतिबिंब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रहेगा तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। जब वस्तु फोकस पे रहेगा तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। और जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रहेगा तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। लेकिन यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा मिंटू चिंटू, वह आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, वास्तविक नहीं बनेगा। यानी कि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है और आभासी प्रतिबिंब भी बनता है। और लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण में ही बनता है, उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। अब इस पर हमने बहुत विस्तार से आपको समझाया है, सबका डायग्राम बता के समझाया है कि कैसे, कहां, कब, कैसे, क्या बनता है। इसलिए आपको अगर रिवाइज की जरूरत है तो आप रिवीजन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको दिया हुआ है। अब देखिए मिंटू चिंटू, उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति। पहले हमने अवतल दर्पण का समझाया, अब उत्तल दर्पण का निचोड़ बतला देते हैं। जब वस्तु अनंत पे रहती है तो प्रतिबिंब फोकस पे बनता है या अत्यधिक छोटा बनता है और आभासी और सीधा बनता है। जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो तब फोकस और ध्रुव के बीच प्रतिबिंब बनता है, छोटा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। मिंटू चिंटू जब भी प्रतिबिंब आभासी बनेगा सब के सब दर्पण के पीछे बनेगा और जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा दर्पण के सामने बनेगा। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। मैंने विस्तार पूर्वक इसे समझाया है, इसे आप अवश्य ही रिवाइज कर लीजिएगा अगर आपको न्यूमेरिकल का राजा बनना है। तो अब जो सब बतलाएंगे उसका रिवीजन जरूर 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 कर लीजिएगा। यह जो नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ही गड़बड़ हो जाते हैं और उसका न्यूमेरिकल सही नहीं बनता है। इसीलिए यह नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी जो है गोलीय दर्पण में प्रकाश के परावर्तन पर विभिन्न दूरियां तथा ऊंचाई का मान नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी द्वारा ही निर्धारित किया जाता है।
यानी कि जब गोलीय दर्पण में प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रतिबिंब बनता है, तो इस परावर्तन और प्रतिबिंब बनने की स्थिति में बहुत सारी जो दूरियां यानी कि डिस्टेंस का मापन होता है, और वस्तु और प्रतिबिंब की ऊंचाई का जो मापन होता है उसके मान यानी कि निगेटिव और पॉजिटिव, कौन निगेटिव है कौन पॉजिटिव है, वह इसी नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है। नोट है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब देखिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी हम विस्तार से समझाए हैं, इसे अवश्य ही आप रिवीजन कर लीजिएगा। और यह जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी एफ बराबर आर बाई टू। यह भी हमने विस्तार से समझाया है कि क्यों एफ बराबर आर बाई टू होता है, इसका भी रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जो दर्पण सूत्र है यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी से लेकर नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी, एफ बराबर आर बाई टू, दर्पण सूत्र और इसके नीचे जो आवर्धन बतलाने जा रहे हैं अंकित प्रश्न यानी न्यूमेरिकल्स के लिए, इन चारों का आत्मसात होना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए इसका रिवीजन बहुत ही आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। कारण क्या है कि यह नहीं समझे तो फिर न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। अब दर्पण सूत्र कहता है गोलीय दर्पण में वस्तु दूरी यानी कि u, प्रतिबिंब दूरी यानी कि v और फोकस दूरी यानी कि f के बीच एक संबंध है जो निम्न प्रकार है, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। ये 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f क्यों होता है, मैंने इस पर भी बहुत ही विस्तार से आपको बतलाया है, इसका भी रिवीजन कर लीजिएगा, नहीं तो न्यूमेरिकल बनने में कठिनाई होगी। अगर न्यूमेरिकल नहीं बना तो पूरा का पूरा अंक खत्म। अब देखिए मिंटू चिंटू, आवर्धन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, यानी कि m बराबर हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आवर्धन क्या हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात हो गया। लेकिन ये जो आवर्धन सूत्र है, आवर्धन यानी m का संबंध वस्तु दूरी यानी u और प्रतिबिंब दूरी यानी कि v से भी है, जिसे आवर्धन सूत्र कहा जाता है, यानी कि m बराबर माइनस v बाय u। मैंने इसे विस्तार से समझाया है, आप इसे पुनः रिवाइज कर लीजिए। यानी कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी f बराबर आर बाई टू, दर्पण सूत्र 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, और आवर्धन सूत्र यानी कि m बराबर माइनस u बाय v। ये चार आपने जान लिया तो प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कोई भी अंकित प्रश्न, कोई भी न्यूमेरिकल्स अगर आएगा तो आप उसे में फुल मार्क्स लाएंगे, एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा। इसलिए इस चारों को आप अवश्य ही रिवाइज कर लीजिएगा मिंटू चिंटू। अब देखिए हमने पूरा प्रकाश के परावर्तन का जो है सारांश आपको संपूर्ण व्याख्या एक सारांश में कर दिया है, एक बार पुनः देख लीजिए। और इसे आप अपने कॉपी में उतार भी लेंगे
और मैंने पार्ट बाय पार्ट जो ये प्रकाश और प्रकाश के परावर्तन के विषय में पूरा बतलाया है, सबका सब लिंक आपको उपलब्ध है। आप डिस्क्रिप्शन में जा करके इसे रिवाइज कर लीजिएगा। लेकिन आपको अंतिम का 4 यानी कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी और F बराबर R/2, दर्पण सूत्र यानी कि 1/U प्लस 1/V बराबर 1/F और आवर्धन सूत्र यानी कि M बराबर -U/V, ये 4 तो आप अवश्य ही रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इसी 4 पे आपको बनेंगे। ये चारों आप जान गए तो न्यूमेरिकल्स बहुत ही हल्का लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मिंटू चिंटू, और आप इसे अवश्य जो है देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। धन्यवाद।